हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 21 जून को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। 21 जून को क्या होता है यार? इंटरनेशनल योगा डे, है ना। ये आपको पूछा जा सकता है कहाँ पर? यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, एसएससी एग्जाम में। तो 21 जून याद रखेंगे, है ना। क्या होता है? समर सोलिस्टिस भी होता है। इस बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, तो ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर लगातार क्वेश्चन आते रहें। तो आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा, फर्स्ट आर्टिकल कौन सा है? हाउ डेंजरस इज मिथेनॉल पॉइजनिंग। मिथेनॉल के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से जो स्पूरियस ड्रग है उसमें इसे मिक्स किया जाता है आपके शरीर के लिए, ये कितना पॉइजनस होता है, क्या मैकेनिज्म होती है, किस तरीके से इसे ट्रीट किया जा सकता है, और रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं जिसके थ्रू मिथेनॉल को रेगुलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है शुड नॉट ईवी एंड हाइब्रिड बी ट्रीटेड इक्वली फॉर गवर्नमेंट सब्सिडीज। मेंस में यार लास्ट ईयर 2023 के एक क्वेश्चन आया था, ऐसा ही क्वेश्चन था, और वो भी हमने डिस्कस किया था द हिंदू आर्टिकल में, क्योंकि जो भी आर्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं इस बार आपको मेंस में दिखाई देंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से ही उठ के आते हैं, और काफ़ी प्रिडिक्टेबल होता है आपका यूपीएससी मेंस का पेपर। तो इसको अच्छे से सुनेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, एक क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे इसके थ्रू। व्हाट आर द इशूज़ विद इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड हाउ कैन बी हाइब्रिड व्हीकल टैकल दिस चैलेंजेस। ठीक, इस तरह का एक मेंस का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं, इंजूरियस टू हेल्थ, और इसका थीम क्या है? सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ क्राइसिस, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी अच्छे से समझेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाएं और बेहतर कंटेंट बना के लाएं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस, और वहाँ पर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हाउ डेंजरस इज मिथेनॉल पॉइजनिंग। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा यार। प्रीलिम्स में आएगा क्या? बिल्कुल प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मिथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे, और किस तरीके से ये आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है उस प्रोसेस की बात करेंगे, प्लस ट्रीटमेंट की भी बात की जाएगी। उसके अलावा इंडिया के जो लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उसमें हम मिथेनॉल को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, ये एस्पेक्ट भी आपको पूछे जा सकते हैं ना। आपको मरकरी के बारे में पूछा गया था, उसी तरीके से मिथेनॉल के बारे में भी प्रीलिम्स में आ सकता है। 2023 में आया था मरकरी, 2025 में मिथेनॉल बिल्कुल दिख सकता है। ठीक, अब आर्टिकल शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। 20 जून रात 9:30 बजे तमिलनाडु के कालाकुरिची डिस्ट्रिक्ट में लगभग 38 लोगों की मिलावट वाली शराब पीकर के जान चली गई, और 82 अदर ऐसे लोग थे जो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हैं। जैसे ही ये न्यूज़ ब्रोकआउट हुई है, जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक्ट करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले कलेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया, जो एसपी था उसे सस्पेंड कर दिया, और ज़िले में 2000 पुलिस पर्सनल डिप्लॉय कर दिए। इसी तरह का इंसिडेंट लास्ट ईयर भी हुआ था, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान गई थी मिलावट वाली शराब पीने से। यहाँ पर हम स्पूरियस लिकर की बात कर रहे हैं, मिलावट वाली शराब की बात कर रहे हैं। जो इस लिकर सेल है तमिलनाडु में, वो स्टेट कंट्रोल करता है। लगभग 5000 आउटलेट हैं पूरे स्टेट में। अब बात करते हैं, है ना, वैसे तो ये सारी चीज़ आपको पता होगी, फिर भी बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द अल्कोहल इन लिकर। ठीक, लिकर अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि बियर, उसके अलावा क्या होता है, विस्की, वाइन, रेड वाइन, येलो वाइन, ब्लू वाइन, पता नहीं कौन कौन से कलर की वाइन होती है, और इसके अलावा आपकी रम, ओल्ड मॉन्क फेमस वाली, है ना। इसके ऊपर मतलब लोगों को कुछ पता ना हो, लेकिन ओल्ड मॉन्क के बारे में ज़रूर जानकारी हो। तो यार इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं अल्कोहल के परसेंटेज से? बियर में केवल 5% अल्कोहल होता है, वाइन में 12% अल्कोहल होता है, और विस्की वगैरह में और भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल होती है। जो डिस्टिल स्पिरिट होती है उसमें लगभग 40% के अराउंड अल्कोहल होता है। ऑल बाय वॉल्यूम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। चीज़ें क्लियर है? तो ये आपके अलग अलग लिकर हो जाएंगे, और इसमें अलग अलग अल्कोहल परसेंटेज होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो अल्कोहल हम पीते हैं वो कौन सा अल्कोहल होता है? इथेनॉल होता है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग कुछ याद आ रहा है क्या? इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बाय 2025 पेट्रोल के साथ इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ, है ना। कहाँ से बनता है ये? शुगर केन के बाय प्रोडक्ट से बनता है, बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे यार दारू इतनी महंगी आ रही है, खुद ही घर पे बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बनाया जाता है इसको? फर्मेंटेशन करके यीस्ट का, और फिर डिस्टिलेशन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है। बहुत सारे कोविड के समय में यूट्यूब
वीडियो चल रहे थे कि अल्कोहल घर पर बैठ के कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये जो अल्कोहल है आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग ट्राई ना करें, है ना, दिक्कत हो जाएगी, किसी और ने पी लिया गलती से तो उसकी जान को खतरा है। अब बात करते हैं इथेनॉल की। C2H5OH ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इथेनॉल एक साइको एक्टिव ड्रग है। इसके लो डोसेस को भी अगर आपने, है ना, इनटेक किया, यूज़ किया, तो जो आपके बॉडी में न्यूरोट्रांसमिशन लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, इसे समझ लेते हैं। आपके जो बॉडी है ना, उसका हर एक पार्ट माइंड से कनेक्टेड है ना, नर्व सेल के थ्रू पूरे सिग्नल आना जाना करते रहते हैं। आप कुछ भी एक्ट कर रहे हैं वो सब सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, आपका माइंड कंट्रोल करता है। द मोमेंट आपने शराब पी तो क्या होता है, ये जो न्यूरो ट्रांसमिशन लेवल है, सिग्नल भेजना है और वापस सिग्नल आ रहा है, ये सारी चीज़ ट्रांसमिशन है, ये वीक हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब कन्फ्यूजन होना शुरू, अब क्योंकि सिग्नल पहुंच ही नहीं पा रहा है, और पहुंच रहा है तो बहुत स्लो पहुंच रहा है, एक्ट बहुत लेट कर रही है बॉडी, कभी सीधा चल रहे हो, कभी टेढ़ा चल रहे हो, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर घूम रहा है। ये सारी चीज़ें किसके कारण हो रही है, रिड्यूस लेवल ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन। इसलिए जो लोग हैं पीने के बाद आपने देखा होगा सीधे खड़े भी नहीं हो पाते, चल भी नहीं पाते। उसका रीज़न आपको समझ में आया, ये जो इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट है ये इसी के कारण हो रहा है। अब शराब लोग पी क्यों रहे हैं, है ना, तो सबके अपने अपने रीज़न हैं। कुछ पीयर प्रेशर के कारण पी रहे हैं, कुछ सोशल स्टेटस के कारण पी रहे हैं, कुछ गम में पी रहे हैं, तो कुछ खुशी में पी रहे हैं। सबके अपने रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन शराब पीना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, WHO हैज़ फाउंड नो लेवल ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन इज़ सेफ़ फॉर आवर हेल्थ। अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं या फिर इस पर डिपेंड हो चुके हैं तो इससे आपके जो कैंसर होने की रिस्क है वो बढ़ जाएगी, हार्ट डिसीज़ की रिस्क बढ़ जाएगी और आपकी इवेंचुअली डेथ हो जाना है। अगर 80 जीने वाले हो तो 50 में हो सकता है कि काम ख़त्म हो जाए। ठीक, तो अल्कोहल यूसेज जो पॉपुलर बिलीफ है ना, कि बियर पीने से बिल्कुल एकदम हेल्दी हो जाते हैं, कुछ लोग बोले वाइन पीना चाहिए, रेड वाइन हार्ट के लिए, इस तरह के जो पॉपुलर बिलीफ हैं इसको, है ना, हमें ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इससे हमें दूर रहने की ज़रूरत है। अल्कोहल से एक बूंद भी अल्कोहल जो है आपके लिए खतरनाक है, इससे दूर रहने की आवश्यकता है। अब बॉडी के अंदर किस तरीके से अल्कोहल एक्ट करता है इसे देख लेते हैं। सबसे पहले अल्कोहल इनटेक होगा, उसके बाद ये मेटाबोलाइज होगा कहाँ पर, लीवर में। इसलिए सबसे पहले बोलते हैं ना आपका लीवर जाएगा यार, ना ज़्यादा दारू पियोगे लीवर चला जाएगा। तो मेटाबोलाइजेशन कहाँ पर होता है अल्कोहल का, इथेनॉल का, लीवर में। उसके बाद स्टोमक तक पहुंचा, उसके बाद एसिटल्डिहाइड फॉर्म कर लेता है। किसके थ्रू एसिटल्डिहाइड बनता है, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस एंजाइम के थ्रू। एसिटल्डिहाइड ही आपको जो है हैंगओवर या फिर कैंसर होने का कारण होता है। तो मेन जो एडवर्स इफेक्ट हैं अल्कोहल कंजम्पशन के वो किसके कारण है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ठीक, ये थोड़ा टेक्निकल है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जितना भी याद रहेगा चल जाएगा, है ना, इतना टेक्निकल शायद ना भी पूछे पर आया है तो मैं बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं व्हाट इज़ स्पूरियस लिकर, मिलावट वाली शराब के बारे में बात करते हैं। जो हमारा नॉर्मल इथेनॉल है उसमें मीथेनॉल का जब मिक्स कर दिया जाता है तो फिर जो आपकी दारू होती है वो मिलावट वाली और ख़तरनाक दारू हो जाती है। अब आप इसको पिएंगे तो सीधे ऊपर, जैसे 38 लोग के साथ हुआ है ना, और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। एक बार अगर आपने मीथेनॉल का आपने जो है इनटेक ले लिया तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये पॉइजनिंग होता है। ठीक, तो जनरली जो स्पूरियस लिकर के केस होते हैं वो होममेड लिकर वाले में होते हैं। इसमें जो मीथेनॉल का इंटेक है वो कई बार लोग ज़्यादा कर देते हैं। ऐसा क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो मीथेनॉल से इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब अब जो दारू है, होममेड दारू बनाई है ना, लोगों को बेचना है वो दारू, तो भाई इसकी दारू बहुत तगड़ी है, इससे एकदम थोड़ी सी पियो और बहुत चढ़ जाती है, कम पैसे में बिल्कुल काम हो जाता है ना। महंगी भी आती है दारू, तो कम पैसे में काम बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी दारू को इसी तरीके से एडवर्टाइज करते हैं और मीथेनॉल को मिक्स कर देते हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एल्कोहल बेवरेजेस रेगुलेशन 2018 stipulate the maximum permissible quantity of methanol in different liquor। ठीक, तो आपका जो FSSAI है उसने रेगुलेशंस बना के रखा है 2018 का, और उसमें बताया है कि कितना मिथेनॉल मैक्सिमम आप जो है मिक्स कर सकते हैं अल्कोहल के अंदर, डिफरेंट लिकर के अंदर। दिस वैल्यू स्पेंस वाइड रेंज इंक्लूडिंग एब्सेंट इन कोकोनट फैनी, कोकोनट फैनी में मिथेनॉल बिल्कुल नहीं होता, 50 ग्राम्स पर 100 लीटर ऑफ काउंटी लिकर एंड 300 ग्राम्स
पर 100 लीटर ऑफ पॉट डिस्टिल स्पिरिट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अल्कोहल में कितना मिथेनॉल मिक्स करना है, इसे FSSAI अपने रूल्स रेगुलेशन के थ्रू रेगुलेट करता है। कुछ ना कुछ मैक्सिमम लिमिट है ना, जैसे कि मरकरी वाले क्वेश्चन में आया था उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको पूछा जा सकता है। नाउ मीथेनॉल के बारे में बात कर लेते हैं। इथेनॉल के बारे में जैसे बात की, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3OH। ठीक, तो अल्कोहल चेन में सबसे पहले मीथेनॉल आता है, फिर इथेनॉल आता है, फिर प्रोपेनॉल आता है, फिर ब्यूटेनॉल। बचपन में पढ़ा था कि ये सब 10th में पढ़ा होगा, अगर याद होगा तो कोई अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से आपका जो अल्कोहल चेन है कार्बन वाली वो चलती है। इसमें कार्बन कितना होता है, सिंगल एटम कार्बन होता है। इथेनॉल में 2 कार्बन एटम होते हैं, प्रोपेनॉल में 3 और ब्यूटेनॉल में 4, और इस तरीके से ये जो चेन है वो आगे चलती रहती है। नेक्स्ट बात करें, जो मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989 है, उसके शेड्यूल 1 में मीथेनॉल को इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब सरकार के द्वारा पहले ही मीथेनॉल को शेड्यूल 1 में इंक्लूड किया गया है, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, परमिसेबल क्वांटिटी है, इसको हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो तमिलनाडु का डीनेचर्ड स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल एंड वार्निश फ्रेंच पॉलिश रूल्स 1959 है, इसके थ्रू अगर किसी भी जगह मिथेनॉल यूज़ किया जा रहा है तो आपको साइनेज कैरी करना पड़ेगा पैकेज में। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मिथेनॉल को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये रेगुलेशन हो जाएगा यार, ये ज़रूरी है ना, ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब मिथेनॉल के फॉर्मेशन की अगर बात करें तो पहले के ज़माने में मिथेनॉल एंशियंट टाइम पे कैसे बनाया जाता था। जनरली जो वुड होती थी है ना, उसको बहुत हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता था, उसके थ्रू जो है मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता था। लकड़ी को बहुत ज़्यादा अगर आप हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे, जलाएंगे, तो उससे चांसेस हैं कि मिथेनॉल। और अभी करेंटली जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसमें कैसे बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, और इसके थ्रू आपका मिथेनॉल फॉर्मेशन होता है। मिथेनॉल की एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इट यूज्ड एज अ प्रीकर्सर टू एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड एंटी फ्रीज। ये याद रखना है यार, एंटी फ्रीज की तरह मिथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। अब मिथेनॉल की टॉक्सिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। किस तरीके से जो मिलावटी आपकी शराब होती है वो जान लेती है बॉडी में, क्या मैकेनिज्म होती है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। हाउ डज स्पूरियस लिकर किल। अगर हम मिथेनॉल की प्रेजेंस की बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मिथेनॉल प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में। वो क्यों होता है, क्योंकि आप कुछ फ्रूट्स ऐसे खाते हैं जिसमें मिथेनॉल की प्रेजेंस होती है, और फिर वही आपके बॉडी में जाता है। ठीक, एक स्टडी के हिसाब से 2006 की ये स्टडी है। इनफैक्ट ये भी बताया गया है कि 4.5 ppm हेल्दी इंडिविजुअल की ब्रीथ में मिथेनॉल होता है। बट इवन फॉर एन अडल्ट मोर देन 0.1 ml ऑफ प्योर मिथेनॉल पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट कैन बी डिवास्टेटिंग। अगर आप अडल्ट हैं उसके बावजूद भी अगर 0.1 ml ऑफ प्योर इथेनॉल अगर आपके बॉडी में जाता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग और ख़तरनाक हो जाता है। ठीक, जैसे ही आपने मिथेनॉल इंटेक किया, इंजेस्ट होगा, मेटाबोलाइज होगा कहाँ पर, लीवर में। जैसे कि इथेनॉल हो रहा था उसी तरीके से मिथेनॉल भी कहाँ पर मेटाबोलाइज होगा, लीवर में। और क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। वहाँ क्या बन रहा था, एसिटल्डिहाइड, यहाँ पर क्या बन रहा है, फॉर्मल। चीज़ें क्लियर है। अब ये फॉर्मल्डिहाइड जो है कन्वर्ट होगा एंजाइम्स की प्रेजेंस में टू फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन है यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जैसे ही फॉर्मिक एसिड का एक्यूमुलेशन होते चले जाएगा, आपके जो ब्लड का pH है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। pH, अगर हम ब्लड के pH की बात करें तो नॉर्मल pH कितना होता है, 7.35 है ना। तो ब्लड लगभग बेसिक नेचर का होता है, लेकिन अगर ये वैल्यू 7.35 से कम होना शुरू हो जाए, 7 की तरफ मूव करने लगे, तो इससे जो ब्लड का pH की एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही फॉर्मिक एसिड बनता है उसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का pH लेवल ड्रॉप होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता क्या है, जो आपके कार्बोनेट होते हैं, जो कि बेस होते हैं, ये कार्बोनेट
कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है और उसी के कारण जो आपका ब्लड होता है वो एसिड में कन्वर्ट होना, मतलब उसकी एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है और इसी के कारण जो है आपके बॉडी में है ना टॉक्सिसिटी होती है। चीज़ें क्लियर है क्या? अब हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, मिथेल पॉइजनिंग को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। जैसे ही एक बार मिथेनॉल आपकी बॉडी में गया तो इसको एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, लगभग 48 घंटे लगते हैं इसको एलिमिनेट करने में। उसके बावजूद भी 1/3 मिथेनॉल बच जाता है आपकी बॉडी में। 48 घंटे में इसे लगभग लगेंगे, है ना, तो आपकी बॉडी में काफ़ी परसेंटेज कम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जितना आपने पिया होगा 1/3%, 33% के अराउंड मिथेनॉल आपकी बॉडी में रह ही जाता है। अब हम इसको किस तरीके से जो है ट्रीट कर सकते हैं उसे देख लेते हैं। पहला तरीका है टू एडमिनिस्टर फार्मास्यूटिकल ग्रेड इथेनॉल। अब आपको लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हो सर, इथेनॉल डाल के कैसे हो सकता है, मतलब आपने मिथेनॉल पिला दिए अब बोल रहे हो कि इथेनॉल वाली दवाई दे दो, ये तो सही नहीं है। बिल्कुल ये सही है ना, ये काउंटर इंट्यूटिव लग ज़रूर रहा है, लेकिन जो इथेनॉल होता है वो ADH एंजाइम के लिए compete करेगा मिथेनॉल से, और जो इथेनॉल होता है वो पहले मेटाबोलाइज करता है मिथेनॉल से। तो ऐसे में क्या होगा, जो मिथेनॉल है उसको वेट करना पड़ेगा और उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो होगा नहीं, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा और फिर आपका जो फॉर्मिक एसिड है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा आपकी बॉडी में। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है एंटीडोट कॉल्ड फोमेपिज़ोलो। ये भी सिमिलर मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, जो ADH एंजाइम का एक्शन है उसे स्लो कर देते हैं। हमने जो कैटलिस्ट है ना, जो एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में सारी रिएक्शन हो रही है, उसी की हमने एक्शन को स्लो कर दिया तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, और फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा तो फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, और फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा तो फिर आप जो है बच जाओगे। ठीक, तो जो फॉर्मिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है यार, है ना। लगभग 18 से 24 घंटे के भीतर जो है इसका एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है और ये आपको, है ना, आपकी बॉडी में इम्पैक्ट दिखाना शुरू करेगा। कि ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है, हार्ट को और ब्रेन को। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने अल्कोहल ले लिया, उसमें मिथेनॉल है, आपको बहुत समय तक पता नहीं चलता है, 1-2 दिन कई बार लग जाते हैं पता होने में, और ये आपके कुछ भी तरीके से सिम्टम्स आने में, और इसलिए जो है लोगों की एकदम मौत हो जाती है ना, बिना उनको ट्रीटमेंट मिले। तो ये इस कारण से स्पूरियस लिकर के यूसेज से लोगों की बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है। चीज़ें क्लियर है क्या? समझ में आया क्या यार ये मैकेनिज्म सारी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको ना भी पूछे, पर स्टिल न्यूज़पेपर में आया है तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, शुड नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड्स बी ट्रीटेड इक्वली फॉर गवर्नमेंट सब्सिडीज़। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में और किस तरीके से हाइब्रिड हेल्प कर सकता है इन इश्यूज़ को टैकल करने में। 2023 मेंस में इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपको प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया है तो आपको 2025 के प्रीलिम्स में EV और हाइब्रिड के बीच में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है आपके प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं। What are the issues with electric vehicles? How can hybrid vehicle help tackle these challenges? सबसे पहले इश्यूज क्या है वो देख लेंगे और किस तरीके से जो हाइब्रिड व्हीकल है इस चैलेंज को टैकल कर सकते हैं। नाउ आर्टिकल शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। यूनियन बजट पेश होने वाला है चुनाव के बाद, है ना। सरकार, जो नई सरकार आई है वो अपना बजट पेश करेगी और उसमें फेम 3.0 स्कीम लॉन्च हो सकती है। जो फेम 2.0 था उसी में थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा और फेम 3.0 लॉन्च की जाएगी। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम, ये स्कीम 2015 में इंट्रोड्यूस की गई थी, फिर इसमें थोड़ा चेंज किया, फिर फेम 2.0 फेज़ 2 शुरू हुआ और अब फेज़ 3 शुरू हो सकता है इस बार जो बजट पेश होने वाला है उसमें। इससे पहले जो रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसका ग्रीन हाउस गैस एमिशन का परसेंटेज वगैरह पे बात कर लेते हैं, स्टैटिक पार्ट पे बात कर लेते हैं, ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं। द इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट 12% टू द कंट्रीज CO2 एमिशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी।
मेकिंग इट द थर्ड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग सेक्टर आफ्टर एनर्जी एंड एग्रीकल्चर। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन से सेक्टर से आ रही है? एनर्जी से आ रही है। एनर्जी का मतलब क्या है? थर्मल पावर प्लांट है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, ऑब्वियस है। दूसरा है आपका एग्रीकल्चर, लगभग 18% एमिशन एग्रीकल्चर से हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस में CH4 बहुत ज़्यादा एमिशन होता है ना, पैडी, याद आ रहा है क्या कुछ? बिल्कुल। थर्ड क्या है आपका? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और इसका परसेंटेज कितना है? 12% है। 12% CO2 एमिशन करने में योगदान ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर हमें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकना है, CO2 के एमिशन को रोकना है, पॉल्यूशन को कम करना है, तो उस एस्पेक्ट से देखें तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसे ग्रीन करने की ज़रूरत है। तो सरकार ने भी जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बनाइज करने का प्लान किया, और उसके साथ फेम जो है स्कीम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन 2015। ये स्कीम पहली आई थी। उसके बाद फिर फेम 2.0 फेज़ 2 आया, और अभी बजट में फेम 3.0 आने की संभावना है। तो फेम का मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या था? फेम अटेम्प्ट्स टू जनरेट डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड बाय सब्सिडाइजिंग रिटेल सेल। तो जो फेम स्कीम थी उसके अंदर जो है सब्सिडी दी गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और हाइब्रिड्स को। इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट हैं उसमें भी सब्सिडी दी गई थी, ताकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एनकरेज किया जा सके, और ओवरऑल जो EV इकोसिस्टम है नेशन वाइड उसको नर्चर किया जा सके। लेकिन लेटर ऑन जब फेम आया था तब तो हाइब्रिड में सब्सिडी थी, लेकिन बाद में चल के जो हाइब्रिड की सब्सिडी थी उसे रिमूव कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने इसे वेलकम किया, बहुत सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया। सो नाउ अब बात कर लेते हैं कि जो हाइब्रिड है उसमें क्यों सब्सिडी देनी चाहिए। केस फॉर हाइब्रिड की बात कर लेते हैं, और उसी में आपके जो EV के इश्यूज़ हैं वो आ जाएंगे, और आपके हाइब्रिड के जो एडवांटेजेस हैं वो भी आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ डेटा दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। अबाउट 90% ऑफ एमिशन इन ट्रांसपोर्ट आर फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट एंड 20% ऑफ दिस फ्रॉम पैसेंजर कार। है ना, अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अकेले बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपका कार्बन एमिशन है वो किसके कारण हो रहा है? 90% लगभग रोड ट्रांसपोर्ट के कारण होता है, और रोड ट्रांसपोर्ट में भी लगभग 20% जो है आपका पैसेंजर कार के कारण हो रहा होता है। टू व्हीलर कॉन्स्टिट्यूट 75% ऑफ आवर व्हीकल सेल एंड थ्री व्हीलर अनदर 4%। सो टुगेदर दे आर ऑलमोस्ट 80% ऑफ व्हीकल सेल। तो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर लगभग 80% जो व्हीकल सेल होती है वो यही होती है, ठीक। और EV इन दोनों फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। टू व्हीलर को भी हम रिप्लेस करने में लगे हुए हैं, है ना, जो पेट्रोल गाड़ी है उसे EV में कन्वर्ट किया जा रहा है। आपके ओला स्कूटर्स आ रहे हैं, तो टू व्हीलर में अच्छा हो रहा है। थ्री व्हीलर में भी आप देखेंगे जो बैटरी वाले आपके वो हैं छोटे छोटे से ऑटो टाइप के, वो चलने लगे हैं। तो थ्री व्हीलर और टू व्हीलर में तो है ना ट्रांजिशन हम देख रहे हैं, और बहुत अच्छा ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन इसका जो ओवरऑल एमिशन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम बात करें हैवी व्हीकल की, तो हैवी व्हीकल बहुत ज़्यादा एमिशन करते हैं, लगभग 35% के आसपास एमिशन कर रहे हैं, और हाइब्रिड ट्रक अभी बना नहीं है, ठीक। तो अगर हम देखें कि ये जो टू व्हीलर थ्री व्हीलर हैं ये मोस्टली ज़रूर हैं, इसमें ट्रांजिशन भी हो रहा है, लेकिन ये इसके कारण एमिशन इतना ज़्यादा नहीं है, और जिनके कारण एमिशन हो रहा है उसमें जो है ट्रांजिशन हो नहीं रहा है। पैसेंजर कार में ट्रांजिशन ज़रूर हो रहा है, लेकिन अभी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यार, 25 से 30 लाख रुपए, है ना। तो लग्जरी जो कार सेगमेंट है वो लोग यही कार खरीद सकते हैं। जो लोकल आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, वो अभी भी पेट्रोल वाली गाड़ी ही चला रहा है। अब बात कर लेते हैं केस फॉर हाइब्रिड, ठीक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसके कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है ना वो कम हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च EV से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन हाइब्रिड से कम। अब आप सोचेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है? एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल रही, बैटरी से चल रही है, और एक पेट्रोल और बैटरी दोनों के इस्तेमाल से चल रही है, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना। आप बोलोगे कि ये तो सर बिल्कुल गलत चीज़ बता रहे हो आप, तो ऐसा क्यों है ये देख लेते हैं। हाइब्रिड इज 16% लेस पॉल्यूटिंग देन द करस्पॉन्डिंग EV। दिस इज बिकॉज अ व्हीकल एमिट नॉट जस्ट टेल पाइप एमिशन बट ऑल्सो फ्रॉम क्रूड माइनिंग, रिफाइनिंग एंड पावर जनरेशन एज वेल। अब EV का बनता कैसे है ना, गाड़ी कैसे बनता है? गाड़ी बनाने के लिए आपको ना बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल चाहिए। क्रिटिकल मिनरल आएंगे कहाँ से यार? माइनिंग करके। माइनिंग करोगे तो है ना उस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, और उस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, और बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। तो क्रिटिकल मिनरल निकालने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा,
ठीक। अब यही मिनरल यहाँ यूज़ ज़रूर हो रहा है, लेकिन कार बनाने के पहले की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जा रहा है, पहली चीज़। उसके बाद आपने इसकी रिफाइनिंग करी, है ना, यही जो मिनरल है इसमें भी आपका जो है एमिशन होगा। उसके बाद आप जो है ये गाड़ी तैयार करेंगे, है ना। बैटरी चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी अगर कोल पावर प्लांट से आ रही है तो बात तो वही हो गई, है ना। बैटरी को चार्ज किया किससे? कोल पावर प्लांट से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी से। तो ओवरऑल कोल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी आई उसके कारण भी तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। तो बैटरी तो आपकी क्या हो रही है? यूज़ ज़रूर हो रही है, लेकिन ये बैटरी चार्ज तो पॉल्यूशन करके ही हो रही है। तो यहाँ पर हम ईवी में सिर्फ टेल पाइप की बात करते हैं कई बार, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ईवी इतनी ज़्यादा जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेल पाइप मतलब जो पीछे का पाइप है ना, जहाँ से धुआं निकलता है गाड़ी के, वो टेल पाइप एमिशन होता है। वो एमिशन तो चलो मान लिया ज़ीरो है, लेकिन ईवी बनाने से लेके ग्राउंड तक पहुँचाने में, उसकी बैटरी यूसेज में आपका बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इससे बेटर क्या यार, हाइब्रिड यूज़ कर लो, है ना। तेल का इस्तेमाल कर लो, ज़रूरत पड़ेगी तो आप बैटरी का इस्तेमाल कर लेंगे और इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है, जो हम ब्रेक लगाते हैं उसी से। तो यहाँ आपको बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना क्रिटिकल मिनरल की ज़रूरत है, बहुत झंझटों से बचते हैं। सो इन केस ऑफ pollution or in case of greenhouse gas emission, hybrid are much better equipped than योर ईवी व्हीकल्स। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। लेस कॉस्टली होते हैं यार हाइब्रिड, है ना। हाइब्रिड को देखोगे तो 15-16 लाख में, 18 लाख में आ जाएगी। ईवी देखेंगे तो 25-30 लाख में। तो ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो आपकी हाइब्रिड की कम होती है और इसका एडॉप्शन भी फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। और वही थर्ड है हाई कॉस्ट ऑफ ईवी। सेम ही चीज़ है, ईवी की कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट रिलेटिवली कम है। नेक्स्ट है नॉट वायबल इन हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक विच कंट्रीब्यूट 34% ऑफ एमिशन। ठीक है, जो आपकी ईवी टेक्नोलॉजी है वो वायबल नहीं है बड़े बड़े हैवी ट्रक्स में, और यही इसी से सबसे ज़्यादा एमिशन हो रहा है ना। ट्रक यार बहुत ज़्यादा लंबे लंबे दूर चलते हैं। अब मान लो आपकी जो ईवी है अभी 200-300 है ना, इतने किलोमीटर एक बार चार्ज कर लिया चल गई, लेकिन 5000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर ऐसे चलना होता है। एक बार अब जब कश्मीर से निकले कन्याकुमारी पहुँचे, फिर कन्याकुमारी से वापस कश्मीर, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक ही ट्रक को, और इसको मल्टीपल चार्जिंग करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, कितना समय लगेगा। तो ऐसे में जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ट्रक्स में अभी आपके ना ही ईवी आ रहे हैं और ना ही हाइब्रिड व्हीकल्स आ रहे हैं। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी ग्रिड इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन कोल फायर्ड थर्मल प्लांट। ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। जो हमारे यहाँ इंडिया में एनर्जी ग्रिड है, एनर्जी मिक्स में 50% जो एनर्जी है वो कोल थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। तो जो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है वो बेसिकली, है ना, पॉल्यूशन करके ही चार्ज हो रही है। तो ऑलरेडी जो है आपका पॉल्यूशन हो ही रहा है। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई चेन वनरेबिलिटीज़, है ना। जो क्रिटिकल मिनरल है उसको प्रोक्योर करना इतना आसान नहीं है। जैसे लिथियम की बात करो तो कुछ ही कंट्री है जहाँ पर लिथियम का कॉन्सेंट्रेशन है। ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल है जो कुछ कंट्री में कॉन्सेंट्रेटेड है और उसको प्रोक्योर करना इतना आसान नहीं है। सप्लाई चेन वनरेबिलिटीज़ है, कभी भी अगर इसकी सप्लाई रुकी तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। चीज़ें क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केस फॉर हाइब्रिड हो जाएगा, और इसलिए हाइब्रिड में भी सब्सिडी देने की ज़रूरत है। अब ये भी बोल सकते हैं, आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि यार ऐसा करो कि हाइब्रिड में पहले वो ट्रांजिशन कर लो और उसके बाद फिर आप ईवी में करना। ठीक, हाइब्रिड में करना आसान है यार, है ना। ईवी में फिर जाएंगे नहीं, स्विच नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्टली सरकार चाह रही है कि ईवी में हो। जो ग्रिड है उसे ग्रीन करने की ज़रूरत है, साथ साथ ट्रांजिशन भी करने की ज़रूरत है, ऐसा आर्टिकल में लिखा है। ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलनी चाहिए, साथ साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ग्रीड करो ग्रीन, उसके बाद ही जो है आप ईवी में ट्रांजिशन करोगे। ऐसे में ट्रांजिशन बहुत लंबा समय तक चलेगा, है ना। 2030 तक हम ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, ये हो सकता है 2040 तक के, 50 तक के हो, अगर पहले ग्रिड को ग्रीन करने की कोशिश की। क्योंकि इतना आसान नहीं है इंडिया में ग्रिड को ग्रीन करना, क्योंकि हमें कोल की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, और हम चाहते हैं कि कोल से जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, ताकि सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो, लोग गरीबी से बाहर आए, एंड देन उसके बाद फिर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी में कंप्लीटली शिफ्ट कर जाएंगे। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। मेंस का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, बन जाएगा।
हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है इंजूरियस टू हेल्थ। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जीएस टू हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम थीम की बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल की थीम है सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ, है ना। तो ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल आपके लिए एज अ जनरल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम उस एज में हैं जहाँ सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर जो टोल हो रहा है वो आप जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा होता है। हर साल आप यूपीएससी प्रीलिम्स देते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने इस बार दिया, केवल 10,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बाकी 4 लाख 5 लाख बच्चे नहीं हो पाते हैं। लेट से कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही देते होंगे, लेकिन 1 से 1.5 लाख बच्चे तो सीरियसली तैयारी करके दे रहे हैं। वो 1,40,000 बच्चों का पूरा एक साल ख़त्म हो जाता है, पूरे साल भर दोबारा पढ़ना होता है, और फिर इसी तरीके से आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको हम एक्नॉलेज भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इंडिया में मेंटल हेल्थ के साथ एक स्टिग्मा अटैच कर दिया गया है। डिप्रेशन की बात नहीं करते हैं, एंजाइटी की हम बात नहीं करते हैं, अपने आसपास के लोगों से ये चीज़ शेयर नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ जनरल, अगर मैं बात करूँ फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करिए, अपने दोस्तों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। इवन अगर वो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहा है तो भी आपका एक दोस्त ज़रूर ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आप बात करें। उसे तो समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम आप वेंट आउट करें, अपना फ्रस्ट्रेशन रेंटिंग करें। सोशल मीडिया का ही यूज़ कर सकते हैं, कई ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पर आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। यूपीएससी को जिस लेवल पर आपको चिल्लाना है, गालियाँ देना है, आप दे सकते हैं। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। शुरुआत डेटा से कर लेते हैं। इन 2019 WHO वार्न अ ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस अफेक्टिंग नियरली 1 बिलियन इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग 14% ऑफ एडोलेसेंट। क्या कह रहा है? WHO ने 2019 में वार्न कर दिया था भाई कि ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस आने वाला है, 1 बिलियन इंडिविजुअल अफेक्ट हो सकते हैं मेंटल क्राइसिस से, और जिसमें 14% एडोलेसेंट हो सकते हैं। एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है यार? 10 से 18-19 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम एडोलेसेंट में इंक्लूड करते हैं। तो ये जो 14% एडोलेसेंट की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। क्यों है? अगर आप जाइए पीछे अपने स्कूल डेज़ को याद करिए, कभी आपको एंजाइटी लगी, कभी आपको डिप्रेशन लगा? हो ही नहीं सकता। मैं 90s किड हूँ, है ना। मैं अपने टाइम पे स्कूल जाने में सबसे ज़्यादा खुश होता था। स्कूल जाएंगे, प्रेयर करेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, छुप जाएंगे, दिन भर पूरा मस्ती में, खेलने में, पढ़ने में गुजर जाता था। बाहर शाम को क्रिकेट खेलने में गुजर जाता था। हाथ में पढ़ते थे, टीवी देखते थे मम्मी के साथ, एक आध सीरियल, और सो जाते थे। कभी कोई चिंता ही नहीं थी, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट था। तो इस एज के बच्चे भी आज जो है मेंटल हेल्थ क्राइसिस फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आइसोलेशन। और आइसोलेशन क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया यूसेज बहुत ज़्यादा है। अब वर्चुअल नेटवर्क या फिर वर्चुअल रिलेशन बनाने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। जो वर्चुअल कनेक्शन है वो बहुत वीक कनेक्शन होता है, और जो रियल टाइम आपके जो कनेक्शन होते हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, शाम को घूमने जा रहे हैं, खेल रहे हैं, अब ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। बच्चे घर गुस्सू हो गए हैं, घर पे बैठे रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है, जिसके कारण सोशल मीडिया के कारण जो रिस्क ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये इतना ज़्यादा, ये इसका कर्व इतना ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो सर्जन जनरल हैं विवेक मूर्ति, उन्होंने रिसेंटली कहा है कि हमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और इनफैक्ट वार्निंग लेवल लगाने की ज़रूरत है कि भाई ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करोगे तो डिप्रेशन एंजाइटी का आप शिकार हो सकते हो। जिस तरीके से टोबैको का हम वार्निंग लेवल यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आपको सोशल मीडिया में भी टाइमली जो है वार्निंग लेवल लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, ये बढ़ता ही जाएगा, ये कर्व इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हमें, है ना, सिर्फ रेगुलेशन करने से और नहीं होगा। अपने बच्चों को जो है ऑनलाइन अब्यूज़, हरासमेंट और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट के एक्सपोजर से भी बचाना होगा, तभी जो है सोशल मीडिया के जो हार्मफुल इम्पैक्ट हैं उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। समझ में आया क्या? तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए भी है ना। यूएस वाले ने बोला है, लेकिन इंडिया के लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऑफ स्मार्टफोन यूज़ कर रही है। कोविड आने के बाद बच्चों के पास मोबाइल पहुंच गया, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो हमें उन कौन सा कंटेंट वो देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट नहीं देख रहे हैं, क्या पॉसिबल है उसको कंट्रोल करना? क्या पेरेंट्स दिन भर यही करेंगे, बच्चों को यही देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं? पॉसिबल नहीं है। आजकल तो जो दोनों पेरेंट्स हैं, दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो बच्चों पे पूरे समय ये सारी चीज़ें नज़र रखना पेरेंट्स के बस की बात नहीं बची है ना। तो पॉसिबल
रिस्पॉन्सिबल नहीं है और पेरेंटिंग को हम एंटायरली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। दूसरा जनरेशन गैप भी है, पेरेंट्स को समझ में भी नहीं आता, बच्चे इतने तेज हो गए हैं कैसे यूज़ करना है, इनकॉग्निटो, VPN, न जाने क्या क्या, ठीक। तो वो सारी चीज़ें जानते हैं, पेरेंट्स नहीं जानते हैं, हिस्ट्री डिलीट कर दी, नहीं पता चलेगा, तो वो एक जनरेशन गैप है। तो पेरेंट्स जो है होली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते और ना ही पूरी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए रेगुलेशन तो ज़रूरी है। पेरेंट्स का रोल भी ज़रूरी है लेकिन रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में डिजिटल सर्विस एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट डाल दी गई थी कि भाई आप वार्निंग लगाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ वार्निंग होनी चाहिए। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट को बार कर दिया गया था, तो इनएप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट है, और कलेक्टिव सेंसिटिव डेटा को भी जो है क्या कर दिया गया था, उस पर भी बार कर दिया गया था ना। आप जो सेंसिटिव डेटा है उसको भी कलेक्ट नहीं कर सकते, सॉरी कलेक्टिंग सेंसिटिव डेटा, इसको भी जो है बार कर दिया गया था। चीज़ें क्लियर है? तो इसी तरह का हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें जो है इसी तरह का लॉ लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे यहाँ जो यंग माइंड्स हैं उनको एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ क्राइसिस से बचा सकें। और UPSC एस्पिरेंट तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर है, लेकिन आइसोलेशन बहुत नुकसानदायक है आपके लिए, खासकर जो अभी प्रीलिम्स दिए हैं उन लोगों के लिए, कि वो थोड़े समय के लिए है ना UPSC से दूर जाएँ, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स या फिर अपने भाइयों से, अपने साथ की उम्र के लोगों के साथ थोड़ा समय बिताएं, है ना, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं, ताकि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी और बेहतर हो सके। उसके बाद आएँ और दोबारा से फुल उसी एनर्जी के साथ तैयारी करें। चीज़ें क्लियर है? ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।